कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। आज मैं लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के। तो बच्चों, अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है चैनल। और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? तो हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वो होती है सॉलिड की। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इनमें से किसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है? तो जो सॉलिड है वो क्या होती हैं, सबसे नॉन कंप्रेसिबल होती हैं। और हाईली कंप्रेसिबल कौन कौन सी गैस होती हैं? वो होती हैं वेपर होती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्मोट्रोपिक बिहेवियर मीन्स द कंपाउंड आर लिक्विड क्रिस्टल विद इन ए डेफिनेट रेंज। तो क्या होता है डेफिनेट रेंज के अंदर थर्मोट्रोपिक बिहेवियर? वो कैसा होता है? एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिक्विड क्रिस्टल ऑफ आर ऑफ। तो लिक्विड क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? तो लिक्विड क्रिस्टल आर टाइप ऑफ 4 टाइप्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल कंपाउंड डू नॉट रिक्वायर्ड। तो उन्हें थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, उन्हें क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है? उन्हें नहीं रिक्वायर्ड होता, वो सॉल्वेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं छह नंबर क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर विच सॉलिड हैव एक्सेसिव डिसऑर्डर। तो किसके कारण होता है एक्सेसिव डिसऑर्डर? वो पाया जाता है अमोर्फस सॉलिड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं सात नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन विच सॉलिड डिफरेंट बॉन्ड हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज इरेगुलर। मतलब ये जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या कि अलग अलग डिफरेंट अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ पाई जाती है और उनका जो शेप होता है वो क्या होता है? इरेगुलर होता है। तो कैसे टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर इरेगुलर शेप पाया जाता है, वो होता है अमोर्फस सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब अलोंग विद द पार्टिकल ऑफ द कॉर्नर। तो जैसा कि देखो, ये जो एक तो सेंटर में है और साथ के साथ कॉर्नर के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो किस टाइप की यूनिट सेल के अंदर ऐसा प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है बीसी, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन विच यूनिट सेल हैव फेसेस ऑफ द क्यूब हैव ए पार्टिकल एट द सेंटर्ड अलोंग विद द पार्टिकल ऑफ द कॉर्नर। तो कॉर्नर में किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो किसके अंदर होता है? एफसीसी के अंदर। अब बढ़ते हैं दस नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फेसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच टर्म। तो कौन सी टर्म के द्वारा अपन अलग अलग टाइप के फेसेस को एक्सप्लेन करते हैं? उस टर्म को अपन क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रिस्टाइल हैबिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एटम ऑफ विच क्रिस्टल आर हेल्ड टुगेदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एटम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक साथ हेल्ड किया जाता है, या जो ग्रेप रहते हैं वो किसके कारण, कौन से फोर्स के कारण रहते हैं? वो रहते हैं आयोनिक फोर्स के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो डायमंड किस टाइप के क्रिस्टल का एग्जाम्पल है? तो हम सब जानते हैं डायमंड के अंदर क्या कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हाट इज द लेटिस एंगल ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल का लेटिस एंगल कितना होता है? वो एंगल होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट सेल हैज ए लेटिस एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है रोम्बोहेड्रल के अंदर। अब आपके जो सारे टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इन सब की मैंने क्या बना, ये लिस्ट दे रखी है, आप इसको चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेलेसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो सेलेसाइट किस टाइप के यूनिट सेल का एग्जांपल है? तो सेलेसाइट एग्जांपल है वो रोमोहेड्रल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमेट्री ऑल क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम एलिमेंट ऑफ। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच लॉ स्टेट दैट द एंगल बिटवीन एडजेसेंट कोरस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ द क्रिस्टल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो एंगल, जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है, वो क्रिस्टल के अंदर कांस्टेंट होती है। तो ये कौन सा नियम बताता है अपने को? ये बताता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ द क्रिस्टल अपीयर सेम ट्वाइस ऑन रोटेटिंग इट बाय द 360 डिग्री इट इज कॉल्ड। मतलब कोई भी क्रिस्टल को अगर अपन 360 डिग्री से दो बार घुमाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं टू फेसेस डायोड डायोड एक्सिस के नाम से जानते हैं, और टू फोल्ड सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which symmetry denotes the point through which when a line is drawn it should touch the surface of the crystal at the same distance on the either side। तो किसके अंदर होती है? या सेंटर ऑफ एक्सिस के अंदर होती है। मतलब ये जैसे कि ये कोई सिमेट्री है, इसके अंदर अगर आप सेंटर से अगर आप कोई भी खींचो तो इसके इधर की साइड और दोनों साइड सेम सेम तरह की दिखाई दे, तो उसे क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ द सिमेट्री कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ये अर्थ है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ इट इनकाउंटर ए फिजिकल बैरियर इज कॉल्ड। मतलब अगर कोई भी, मान लीजिए कोई पत्थर रखा हो और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई वेव आई, वो इसको टकराई और इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? इस लॉ को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु सजेस्ट दैट द क्रिस्टल कैन एक्ट एज ए ग्रेटिंग टू एक्स रेज। तो किसने ये सजेस्ट किया था कि ग्रेटिंग ऑफ एक्स रेज की तरह क्रिस्टल काम करता है? तो ये अपने को सजेस्ट किया था लेवी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेन ए बीम ऑफ एक्स रेज इज अलाउ टू फॉल ऑन ए क्रिस्टल। मतलब कोई भी एक एक्सरे की बीम उसको कोई क्रिस्टल पे टकराया जाता है तो एक ए लार्ज नंबर ऑफ द इमेजेस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द फॉर्म। तो मतलब क्या कि अलग अलग इंटेंसिटी की बहुत सारी क्या बनेंगी? इमेजेस बनेंगी। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफ्रैक्टेड वेव आर इन द सेम फेज ए सीरीज ऑफ विच स्पॉट आर प्रोड्यूस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट पे। मतलब आपने ये कोई एक्सरेज थी, इसको किसी भी चीज़ से निकाला तो जो फोटोग्राफी प्लेट है उस पर ऐसे बन जाते हैं। तो इधर क्या होगा? ब्राइट होगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इसके अंदर जो किस प्रकार का बनेगा? वो बनते हैं स्पॉटेड। कैसे बनते हैं? ब्राइट स्पॉट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग इन द रोटेटिंग द क्रिस्टल मेथड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ विच। मतलब जो इलेक्ट्रोमीटर की जो रीडिंग होती है वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अनुसार किसकी इंटेंसिटी के इक्वल होती है? वो इक्वल होती है एक्स रेज की इंटेंसिटी के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन ए सिंगल क्रिस्टल इज अवेलेबल। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को कब यूज किया जा सकता है? जब सिंगल क्रिस्टल, किस प्रकार का सिंगल क्रिस्टल हमारे पास होना चाहिए? वो होना चाहिए अनडिस्टॉर्टेड। अनडिस्टॉर्टेड मतलब क्या? विकृत टाइप का, टूटा फूटा होना चाहिए, तभी लग सकता है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द पावर मेथड कैन बी ड्राइव्ड बाई। तो जो पावर मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था डेबी और स्केलर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द सरफेस ऑफ द टाइट बोर्ड लेयर एंड इन द इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के डेफिनेशन दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द, जो मतलब जो टाइट बॉन्ड होते हैं ना, इनके बीच में जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, ये पास पास होता है, तो इसी को क्या कहता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? तो जो डायमंड है वो क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बाकी ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये क्या है? अमोर्फस सॉलिड है। तो अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द अमोर्फस सॉलिड। इनमें से अमोर्फस सॉलिड कौन सा है? तो अमोर्फस सॉलिड है वो कौन सा है? रबर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रेविस लेटिस इंक्लूड विच फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो इनमें से ब्रेविस लेटिस किस प्रकार की होती है? वो उसके अंदर 14 यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज ए डेफिनेट एंड द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो कौन से सॉलिड स्ट्रक्चर का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर उनको कट करते हैं तो एक शार्प एजेस बनते हैं, हाई मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो इनमें से जो सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो इसमें जो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है सॉलिड के अंदर वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई प्रेजेंट होता है। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द क्रिस्टलाइन इनिशियल मटेरियल। तो जो क्रिस्टलाइन होता है वो इनिशियली कैसा मैटर होता है, ऑप्शन ए एक्वस और जेल, ग्लास और ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो क्रिस्टलाइन होता है वो क्या है, एक्वस भी होता है, जेल भी होता है और ग्लास टाइप का भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्रेफाइड हैज विच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ग्रेफाइड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, तो हम सब जानते हैं कार्बन के अंदर जो ग्रेफाइट के अंदर कौन सी होती है, sp2 होती है। और जो CO2 होती है, CO2 होती है उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लॉ ऑफ कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल आल्सो नोन एज। तो लॉ ऑफ कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल को किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है स्टेनोज लॉ के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ द इंडाइसिस इज गिवन बाई। तो लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो लॉ ऑफ वो दिया गया हावी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु रिकमेंडेड दैट द क्रिस्टल में एक्ट हैज ए ग्रेटिंग फॉर एक्स रेज। तो जो किसने ये बताया था कि वो क्रिस्टल वो ग्रेटिंग ऑफ एक्स रेज की तरफ काम करता है, तो ये बताया था लुई ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रेग इक्वेशन किसके द्वारा दी गई, तो ब्रेग इक्वेशन WL ब्रेग और WH ब्रेग के द्वारा दी गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो WL ब्रेग और WH ब्रेग है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इनमें से किसके अंदर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है, तो हम सब जानते हैं जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इनमें से वो किस में पाया जाता है, FeO के अंदर पाया जाएगा। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सराउंडेड ईच आयन। मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रत्येक आयन के आसपास पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द ब्राउनिन मोमेंट वाज डिस्कवर्ड। तो ब्राउनिन मोमेंट को किस साल डिस्कवर किया गया, तो ब्राउनिन मोमेंट को डिस्कवर किया गया 1827 के अंदर। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रैंडम जिगजैग मोशन वाज सीन इन द कोलाइडल पार्टिकल। तो जो रैंडम जिगजैग मोशन है उस कोलाइडल पार्टिकल के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है कोलिजन के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द जिगजैग मोमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज। तो जिगजैग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का क्या कहते हैं अपन इसको कहते हैं ब्राउनिन मोमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल आर नोन एज। तो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा जो स्कैटरिंग होती है की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन किस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं टिंडल इफेक्ट के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टिंडल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो टिंडल इफेक्ट को किस साल डिस्कवर किया गया, तो टिंडल इफेक्ट को 1869 के अंदर डिस्कवर किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी है। When a strong light beam was passed through a colloidal solution in a dark surrounding, then the beam path will be limited is called the Tyndall effect. तो मान लीजिए कि जब कोई ये लाइट थी, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर लाइट पास होती है तो इसका कैसा शेप बन जाता है, तो इसका हमेशा कैसा शेप बनता है, कोन टाइप शेप बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डोमन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल इज यूज टू द इनहेंस विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स। इनमें से किसका, कौन सी ड्रग्स का डोमेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इनहेंस प्राप्त करने के लिए, तो कौन से का यूज किया जाता है, वो किया जाता है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट क्रेडिटेड द फर्स्ट ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसने खोजा था, वो खोजा था जॉन टिंडल ने। अब बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। द टर्म विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स द हेटिंग। तो इस हेटिंग शब्द किसके नाम से जाना जाता है, उसको अपन कहते हैं लियोफोबिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा।
व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कोलाइडिकल पार्टिकल बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, अब इसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए तो इसके वजह से जो आयन का साइज है वो छोटा हो गया, तो इसको किस किस इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम जानते हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस के नाम से। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इन्वॉल्व बॉन्डिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द टू स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो किसके ना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर कौन सा बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है? वो एच एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम बिलोंगिंग टू द सेम डिफरेंट एलिमेंट ओवरलैपिंग अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। तो कौन सी के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो पी पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? पाई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये। अब बढ़ते अपन 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द पी ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम ओवरलैप साइडवेज अलोंग ए डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस देन विच टाइप ऑफ द बॉन्ड। मतलब जब जब दो एटम आपस में ओवरलैप करेंगे वो भी परपेंडिकुलरली तो 90 डिग्री पे, तो किस प्रकार का जो बनता है? तो इसके अंदर 53 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आंसर होगा पाई बॉन्ड बनता है। जब परपेंडिकुलरली जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो बनता है हमेशा पाई बॉन्ड, और न्यूक्लियस एक्सिस के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन टू पार्शली चार्ज एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज नोन एज। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्ट्रॉय एन डिस्टोर्टेड एन एनाइन इज कॉल्ड। मतलब जैसे ये कैटाइन है, इसको एनाइन के द्वारा, मतलब ये जो कैटाइन है इसके एनाइन के द्वारा इसको जब अपने तरफ खींचा गया तो इसका जो शेप डिस्टोर्टेड हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है पोलराइजेशन प्रोसेस, पोलराइजेशन पावर कहलाती है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज आर नोन एज द डाइपोल मोमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फाइजन रूल, फाइजन का नियम हमें क्या बताता है? हमें बताता है एवरी आयनिक कंपाउंड पोसेस सेम परसेंटेज ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब प्रत्येक जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर समान मात्रा के अंदर क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ द 9 ग्रुप, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? वो फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? फ्लोरीन का जो एटम 9 प्रेजेंट होते हैं, तो इसका क्या बनेगा? 1s2 2s2 और 2p5 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिट विच कंटेन द हायर एनर्जी इज कॉल्ड। मतलब वो जो हायर एनर्जी का इंटरमोलिकुलर ऑर्बिट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या? ऑप्शन नंबर ए है। द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस आर नोन एज। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं मोनोसेंट्रिक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्मेड बिटवीन द टू एटम ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल आर नोन एज। मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे किस प्रकार का बॉन्ड कहलाता है? वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं अपन 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव आयन। मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो वो किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है आयनिक बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपन 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच एनर्जी इज चेंज इन द गिब्स एनर्जी व्हेन एन आयन एंड मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर फ्रॉम द वैक्यूम टू द सोवलेंट लाइक ए वाटर। तो किस प्रकार की एनर्जी
होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, सोलेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक कैटायन पोलराइजेशन पावर रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वैलेंसी electron cell from the nearby anion compound and tendency to the anion to become polarized by the cation are known as, मतलब इसको अपन इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी पॉजिटिव आयन के द्वारा नेगेटिव आयन की शेप को डिस्टोर्ट कर देना, मतलब खराब कर देना, ये उस पॉजिटिव आयन की क्या कहलाती है, पोलराइजेशन पावर कहलाती है। अब बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच आर टाइप ऑफ द डिफेक्ट इन क्रिस्टल डिस्टर्ब द साइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड एंड आर आइदर ड्यू टू इट्स प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस मेटल आयंस, मतलब कोई भी ये मेटल है, इसके अंदर अगर एक्सेस मेटल आयंस प्रेजेंट हो गए, इसके वजह से इसकी जो साइकोमेट्री है वो डिस्टोर्टेड हो गई। इसको इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं अपन नॉन साइकोमेट्री के नाम से। अब बढ़ते हैं 66 नंबर की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इन्वॉल्व बॉन्डिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड ऑफ मिक्सिंग टू आयनिक कंपाउंड टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी लेवल टू गिव ए डीजनरेटेड न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मान ली पी और पी टाइप है, उसको हम सेम एनर्जी लेवल पर डीजनरेट करते हैं और एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन बाई, मतलब ऑक्सीजन एटम वो पैरामैग्नेटिक है, इसको अपन किस प्रोसेस के से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। अब बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। विच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो किया गया था लुईस पाउलिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। When 1s 3p and 1d orbital can be mixed, the which hybridization will be formed? तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी, 1s 3p और 1d, तो इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट होगी, ये इन सभी ऑप्शन के अंदर जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर ए है, 1s 3p और 1d हाइब्रिडाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपन 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैनी केमिकल स्पीसीज हैव मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, तो इस फिनोमेना को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं अपन रेजोनेंस के नाम से। अब बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द शेप ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप को अपन कौन सी शेप होती है sp2d2 वाली, होती है ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपन 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेरिलियम इज, बेरिलियम की कौन सी और मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो बेरिलियम की होती है 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन। अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। हु प्रपोज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, वो दी गई थी एफ हुंड और आर एस मुल्किन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को चाहिए एक मोल को बाइंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु गिव द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई, डब्ल्यू वाइदर और आर एस मुल्किन के द्वारा दी गई। अब बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो ड्यू टू, मतलब रेट ऑफ ऑर्गेनिक जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो स्लो क्यों होती है, धीरे क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हम सब जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए। अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द प्रोपेन, तो प्रोपेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं 10 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लेना आप, 1 2 3 4 5 6 और 8 9 10। अब बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मोलिक्यूल इज जॉइंड बाय द डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो इन कौन से के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इनमें से वो प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर। अब बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए मॉलिक्यूल विद ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है Cl2 के अंदर।
अब बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम रिक्वायर द मोस्ट नेगेटिव चार्ज इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसका होता है, वो होता है ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड इज द मोस्ट पोलर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट पोलर कौन सा इनमें से, वो है हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन। हम सब जानते हैं जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलर भी यही होगा। अब बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द वाई इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली पॉजिटिव विद हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि द हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज़ द इलेक्ट्रो डेफिशिएंट व्हेन इट बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट करता है तो अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खो देता है और वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू ए एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एटम क्यों शेयर करता है, वो शेयर करता है अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, मतलब खुद को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या है, एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। अब बढ़ते 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फाइड। तो पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2S। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द लिथियम एंड ब्रोमीन। और लिथियम एंड ब्रोमीन से कौन सा कंपाउंड बनता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं लिथियम ब्रोमाइड के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा वो प्रेजेंट होता है, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दो अपोजिट आयन आपस में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए कंटेन 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हम इसको जानते हैं पोटेशियम को, जिसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन 19 नंबर इलेक्ट्रॉनिक किसके अंदर होते हैं, पोटेशियम के अंदर होते हैं। 19 एटॉमिक नंबर भी पोटेशियम का होता है। अब बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। इन ICl4 द शेप ऑफ द स्क्वायर पेलोनर द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर आयन पेयर रिपल्सन एट द 90 डिग्री आर। तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है 90 डिग्री का, वो प्रेजेंट होता है 12। अब बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द CH बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है C2H6 के अंदर। अब बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की 91 की तरफ। द sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp ऑर्बिटल विल बी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है 33%। अब बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर O2 नेगेटिव मोलिकुलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं और टोटल 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती है O2 नेगेटिव के अंदर। अब बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो इनमें से पैरामैग्नेटिक O2 नेगेटिव। अब बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ए डायमैग्नेटिक नेचर। तो इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा कंपाउंड है, तो डायमैग्नेटिक का वो कौन सा, S2 है। बढ़ते 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पीसीज हैव द जीरो बॉन्ड ऑर्डर। तो इनमें से जीरो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, वो है He2 का, हीलियम का। अब बढ़ते हैं होमोज को किस नाम से जानते हैं अपन, इसको जानते हैं हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन द वाटर बिकॉज ऑफ। तो मतलब जो आइस का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो उनके आइस के अंदर क्या है कि पोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो पोरस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द टू आइस क्यूब्स आर प्रेजेंट पास टुगेदर दे जॉइन टू फॉर्म द वन क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हेल्प टुगेदर। जब दो आइस के गोलों को अपन आपस में दबाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये कौन से फोर्स के कारण ऐसा होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते अपन 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरिटी इन द H2O NH3 एंड CH4। तो इन H2O NH3 और CH4 के अंदर क्या सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है, इन तीनों की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है।
अब बढ़ते अपन 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर। मोलिकुलर ऑर्बिटल की तरफ NO और CO की क्या कितना होता है, वो होता है NO के अंदर 1 होगा और CO के अंदर 0 होगा। अब बढ़ते हैं अपन 101 नंबर। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द ब्रोमीन एटम आर BRF3। तो BRF3 के अंदर किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है sp3d। अब बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फ्लोइंग इज। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इनमें से किस में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है C2 के अंदर। अब बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। SF4 का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।